हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में, जिसमें हम लोग अंकित भाटी सर की दिल्ली पुलिस जीएस बुक को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पॉलिटी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है आज उसको हम लोग इस क्लास में करेंगे। और क्लास की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी, 25 फरवरी। तो इसका सही जवाब है 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 में भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए इसे देश भर में पहली बार 2011 में मनाया गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2011 में मनाया गया था। और क्यों मनाया गया था? 1950 में भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था, उसी को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन है स्थानीय चुनाव कराना, प्रत्यक्ष चुनाव कराना, चुनाव का संचालन और नियंत्रण, चुनाव का निरीक्षण। तो इसका सही जवाब है स्थायी चुनाव कराना। केंद्रीय चुनाव आयोग का कर्तव्य क्या नहीं है? स्थायी चुनाव कराना। स्थानीय चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। स्थानीय चुनाव का संचालन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंद कर दिया गया था? ऑप्शन है 1956, 1972, 1965, 1948। इसका सही जवाब है 1965। 1965 में भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग बंद कर दिया गया था। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। राजभाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 343 से 351 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 343 का 1, इसमें संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 1 में ये कहा गया है कि संघ की राजभाषा कौन होगी? हिंदी, और लिपि जो कौन होगी? देवनागरी लिपि होगी। अनुच्छेद 344, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राजभाषा हिंदी के संबंध में आयोग गठित कर सकता है। अनुच्छेद 348 का 1, इसमें सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। अनुच्छेद 348 के 1 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और जो भी उच्च न्यायालय है उसमें जो भी कार्यवाही होंगी वो अंग्रेजी भाषा में होंगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है? ऑप्शन है 321, 343, 335, 351। तो इसका सही जवाब है 343। अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली और अंग्रेजी भाषा के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है। अनुच्छेद 321, इसमें लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति है। अनुच्छेद 335, सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 351, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 351 में। अनुच्छेद 344, राजभाषा के संबंध में आयोग
और संसद की समिति अनुच्छेद 344 में दी गई है। अनुच्छेद 350 का क, इसमें प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं अनुच्छेद 350 के क में दी गई हैं। अनुच्छेद 350 का ख, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी अनुच्छेद 350 के ख में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 बी किससे संबंधित है? ऑप्शन है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्राधिकारी, वित्त आयोग, यूपीएससी, निर्वाचन आयोग। तो इसका सही जवाब है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्राधिकारी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के बी में दिया गया है। 350 का बी, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्राधिकारी दिया गया है। वित्त आयोग के संबंध में अनुच्छेद 380 व 81 में उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 380 व 81 में किया गया है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। वित्त आयोग कैसा निकाय है? एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन है अंग्रेजी, नागा, मीइती, कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही जवाब है अंग्रेजी। नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी भाषा है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। नागालैंड भारत का राज्य कब बना है? 1 दिसंबर 1963 का 16वें नंबर का राज्य बना है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है। उसमें कितनी भाषाएं का उल्लेख दिया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। वर्ष 1967 में नागालैंड विधानसभा ने भारतीय अंग्रेजी को नागालैंड की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया। अंग्रेजी भाषा को नागालैंड की आधिकारिक भाषा के रूप में कब घोषित किया गया था? 1967 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किसके अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन है 351, 350 का ए, 352, 350 का बी। तो इसका सही जवाब है 350 का बी, जिसके अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। 350 का क, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। 350 के क में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं होंगी। और ये किस संविधान संशोधन अधिनियम से लागू हुआ है? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन है 1960, 1970, 1963, 1965। तो इसका सही जवाब है 1965। 1965 में राजभाषा अधिनियम धारा 3 के माध्यम से संघ की राजकीय कार्य के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल निरंतर कर दिया गया। संविधान के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 के विषय में धारा 3 जनवरी 1965 के 26वें दिन लागू हुई थी। राजभाषा अधिनियम 1963 जो है, जिसमें धारा 3 वो कब लागू हुई थी? जनवरी 1965 के 26वें दिन लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? ऑप्शन है लोकसभा के लिए सीटों की संख्या, राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या, कार्यालयी भाषा के रूप में हिंदी, कश्मीर को विशेष दर्जा। तो इसका सही जवाब है कार्यालयी भाषा के रूप में हिंदी, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 में दिया गया है।
अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होंगी। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की आधिकारिक भाषा कौन होंगी? हिंदी और देवनागरी लिपि होंगी। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने पर सहमति जताई। हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए 14 सितंबर 1949 को सबकी सहमति से हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? ऑप्शन है 343, 344, 345, 346। तो इसका सही जवाब है 345, जिसमें राज्य भाषा की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 343 जिसमें संघ की राजभाषा है। अनुच्छेद 344 जिसमें आधिकारिक भाषा पर संसद का आयोग और समिति है। अनुच्छेद 346 जिसमें राज्यों और संघ के बीच संचार हेतु आधिकारिक भाषा राजभाषा के विषय में प्रबंध करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? ऑप्शन है बिहार ने, छत्तीसगढ़ ने, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने संस्कृत भाषा को अपने राज्य की दूसरी राजभाषा के रूप में दर्जा दिया है। उत्तराखंड राजभाषा अधिनियम 2009 के तहत संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला था। हिमाचल प्रदेश ने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा वर्ष 2019 में मिला था। उत्तराखंड राज्य को 2009 के तहत संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला था और हिमाचल प्रदेश को संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब मिला था? 2019 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 307, अनुच्छेद 323 का ए, अनुच्छेद 390 का ए, अनुच्छेद 271। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 323 का ए, जो प्रशासनिक अधिकारों से संबंधित है। अधिकरण भाग 14 के क में है। अनुच्छेद 323 का क, इसमें प्रशासनिक अधिकरण दिया गया है। अनुच्छेद 323 का ख, इसमें अन्य विषयों के लिए अधिकरण दिया गया है। अनुच्छेद 307 संसद विधि द्वारा ऐसे प्राधिकारी को नियुक्त कर सकेगी जिसे वह अनुच्छेद 301, 302, 303, 304 के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए उचित समझे। अनुच्छेद 271 संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ शुल्कों और करों पर अधिभार। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत कौन सी विशेष शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन है मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने की, सरकार पर प्रतिबंध लगाने की, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने की, कुछ लोगों के लिए विशेष अधिकारों का विस्तार करने की। तो इसका सही जवाब है नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने की, जो अनुच्छेद 312 के तहत राजभाषा को विशेष शक्ति प्राप्त करता है। अनुच्छेद 312 इसमें अखिल भारतीय सेवाएं दी गई हैं। अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग की संरचना और उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान जो है
वो अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, भारत के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति। जो राज्य का लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। जो राज्य के लोक सेवा सदस्य हैं उनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यूपीएससी का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। जो यूपीएससी का अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो जाए। जो यूपीएससी का अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, या उसकी आयु जो है वो 65 वर्ष हो जाए। जो पहले हो जाए, या तो कार्यकाल 6 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष की आयु हो जाए। अगला क्वेश्चन है, एन.के. सिंह भारत के कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? ऑप्शन है 12वें, 14वें, 15वें, 13वें। तो इसका सही जवाब है 15वें। एन.के. सिंह भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे कुछ अध्यक्ष दिए गए हैं उनको हम लोग देखेंगे। 12वें अध्यक्ष कौन है वित्त आयोग के? सी रंगराजन। और 13वें कौन है? विजय केलकर। 14वें कौन है? वाई.वी. रेड्डी। और 16वें कौन है? अरविंद पनगड़िया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? ऑप्शन है हर 10 वर्ष की समाप्ति पर, हर 5 वर्ष की समाप्ति पर, हर 7 वर्ष की समाप्ति पर, हर 6 वर्ष की समाप्ति पर। तो इसका सही जवाब है हर 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 280 इसके अंतर्गत वित्त आयोग दिया गया है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत दिया गया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग कैसी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? के.सी. नियोगी थे। वित्त आयोग जो है उसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसको मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया है? ऑप्शन है 2020 से 2025, 2015 से 2020, 2020 से 2022, 2019 से 2023। तो इसका सही जवाब है 2020 से 2025। 2020 से 2025 को मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन करने की मंजूरी प्रदान की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन करने की मंजूरी दी थी। और 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 तक होगा। और 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक होगा? 2020 से 2025 तक होगा, जिसे एक वर्ष 2025 से 26 तक विस्तार कर दिया गया है। 15वें वित्त आयोग को
2025 से बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया है। चूंकि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 31 मार्च 2026 तक की 6 साल की अवधि को कवर करती है। जो 15वां वित्त आयोग है वो 6 साल की अवधि को कवर करता है और इससे पहले जो भी वित्त आयोग रहे वो 5 साल तक ही रहे और 15वां वित्त आयोग 6 साल कवर करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 280। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 280। इसके अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें दी गई हैं। अनुच्छेद 250 यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 250 में दी गई है। अनुच्छेद 260 इसमें भारत से बाहर के प्रदेशों के संबंध में संघ का अधिकार क्षेत्र होगा। अनुच्छेद 260 के अंतर्गत भारत के बाहर जो भी प्रदेश हैं उनके संबंध में किसका अधिकार क्षेत्र होगा? संघ का अधिकार क्षेत्र होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है? ऑप्शन है 30वां, 36वां, 42वां, 91वां। तो इसका सही जवाब है 36वां। 36वां संविधान संशोधन जो है वो एक राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है। सिक्किम राज्य के गठन से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? 36वां संविधान संशोधन है। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975 में, जिसके द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया था तथा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 में सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेश पर विस्तार से संबंधित है? ऑप्शन है 7वें संशोधन, 9वें संशोधन, 13वें संशोधन, पहला संशोधन। तो इसका सही जवाब है 7वें संशोधन। 7वां संशोधन जो है वो उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेश से विस्तार से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा अनुच्छेद 230, 231 में संशोधन करके उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को संघ राज्य क्षेत्रों पर बढ़ा दिया गया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालयों की स्थापना। 13वां संविधान संशोधन 1962 नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 13वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा क्या किया गया? नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 367। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 368 जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन है। संविधान संशोधन की जो भी प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 368 में। और भाग कौन सा है? 20वां भाग। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है, लेकिन संसद की संशोधन करने की शक्ति निर्बाध नहीं है। यह न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है।
संविधान में जो भी संशोधन होगा उसको करने की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को है। लेकिन संसद की संशोधन करने की शक्ति निर्बाध नहीं है और यह न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। पहला है साधारण बहुमत द्वारा, दोनों सदनों में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति। लेकिन ऐसा कोई भी संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाता है। पहला संशोधन जो है वो साधारण बहुमत के द्वारा होता है, जिसके अंतर्गत दोनों सदनों में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक सहमति अगर मिल जाए तब संविधान में संशोधन हो सकता है। लेकिन इसको 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। दूसरा संशोधन है वो विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। संविधान के अधिकतर उपबंध विशेष बहुमत द्वारा ही संशोधित किए जाते हैं। जिन उपबंधों का संबंध संघीय ढांचे से है उन्हें छोड़कर शेष सभी संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माने जाते हैं। दूसरा संशोधन जो है वो विशेष बहुमत द्वारा संशोधन है, जिसके अंतर्गत संविधान के अधिकतर उपबंध जो हैं वो विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किए जाते हैं और वो उपबंध जो है वो किसी संघीय ढांचे से संबंधित होते हैं और उनको छोड़कर शेष जो भी संशोधन है वो 368 के तहत संविधान संशोधन माने जाते हैं। विशेष बहुमत संसद के प्रत्येक सदन की कुल संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत है। और तीसरा जो है वो विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन है। ऐसे विषय जो संविधान की संघात्मक व्यवस्था से संबंधित है उनमें संशोधन करने की प्रक्रिया जटिल बनाई गई है। ऐसा विषय जो संविधान की संघात्मक व्यवस्था से संबंधित है उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया जो है उसको जटिल बनाई गई है। और विशेष बहुमत जो है वो कैसे होता है? दोनों सदनों में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 तथा कम से कम 50% राज्य विधानमंडलों का समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य है, तब उसको विशेष बहुमत माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया? ऑप्शन है 69वां संविधान संशोधन, 67वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, 79वां संविधान संशोधन। तो इसका सही जवाब है 69वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया। राजधानी दिल्ली में विधानसभा का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया। इसे संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा एंग्लो इंडियंस के लिए मनोनयन की व्यवस्था की अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहा जाता है? ऑप्शन है 35वां, 42वां, 38वां, 40वां। तो इसका सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन। इसको लघु संविधान संशोधन भी
कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तन किया गया तथा अनेक प्रावधान जोड़े गए थे, इसलिए इसे लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारे प्रावधान में परिवर्तन किया गया तथा अनेक प्रावधान जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है, संविधान 26वां संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? ऑप्शन है अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 213। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 366, जो 26वां संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा संशोधित किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 124, इसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 213, इसमें विधानमंडल के गृह शांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश समझौते से संबंधित है? ऑप्शन है संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015, 99वां संशोधन अधिनियम 2014, 101वां संशोधन अधिनियम 2016, 98वां संशोधन अधिनियम 2012। तो इसका सही जवाब है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, जो भारत और बांग्लादेश समझौते से संबंधित है। 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012, इस अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे की शुरुआत की। यह संशोधन कर्नाटक के राज्यपाल को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करने से संबंधित है। 99वां संविधान संशोधन 2014, इस संशोधन में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया है। 101वां संविधान संशोधन 2016, यह जीएसटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दिए गए 101वें संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन है कार्य का अधिकार, मौलिक अधिकार, नागरिकता अधिनियम, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। तो इसका सही जवाब है वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, जो भारतीय संविधान के 101वें संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक राष्ट्र एक कर की प्रणाली शुरुआत की। भारतीय संविधान का जो 101वां संविधान संशोधन है, इस अधिनियम ने एक राष्ट्र एक कर की प्रणाली शुरुआत की। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए संसद में संविधान 122वां संशोधन विधेयक 2014 पेश किया गया था। जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए संसद में संविधान का 122वां संशोधन विधेयक 2014 पेश किया गया था। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। जीएसटी पर राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? 8 सितंबर 2016 को। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन है 1960, 1951, 1953, 1947। तो इसका सही जवाब है 1951। भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? 1951 में किया गया था। पहला संविधान संशोधन 1951 में भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। इस संशोधन द्वारा संविधान के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया।
जो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, इसके अंतर्गत भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से इस संशोधन को लागू किया गया था और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को संशोधित किया गया था? ऑप्शन है अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। जो 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 को संशोधित किया गया था। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में 10% आरक्षण देने से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में किया गया था, इसके अंतर्गत सामान्य श्रेणी और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको सरकारी नौकरी तथा शिक्षा में 10% आरक्षण देने से संबंधित है। अनुच्छेद 15 इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किसी धर्म के, किसी मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। विधि के समक्ष मतलब कानून के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अनुच्छेद 16 इसमें लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जो भी लोक नियोजन है या जो भी कार्य है उन विषयों में अवसर की समानता है। अवसर की समानता मतलब लड़का और लड़की दोनों को अवसर मिलना चाहिए। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना की गई? ऑप्शन है 103वां संशोधन अधिनियम 2019, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020, 102वां संशोधन अधिनियम 2018, 101वां संशोधन अधिनियम 2016। तो इसका सही जवाब है 101वां संशोधन अधिनियम 2016। अनुच्छेद 279 ए का 1 जिसमें जीएसटी परिषद का गठन संविधान संशोधन 101वां अधिनियम 2016 के द्वारा किया गया। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से 101वें संविधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। जीएसटी को कब पेश किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। और किस संशोधन अधिनियम के द्वारा? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन से में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? ऑप्शन है 60वें, 61वें, 63वें, 62वें। तो इसका सही जवाब है 61वें। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 60वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 अनुच्छेद 276 के 2 में बदलाव किया गया था। 60वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 है, इसके द्वारा अनुच्छेद 276 में बदलाव किया गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? ऑप्शन है 45वां संशोधन अधिनियम, 56वां संशोधन अधिनियम, 67वां संशोधन अधिनियम, 23वां संशोधन अधिनियम। तो इसका सही जवाब है
56वां संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 56वां संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को दमन व दीव से अलग कर भारत के 25वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा दमन व दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया तथा साथ ही अनुच्छेद 371 जे में गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया। जो 56वां संविधान संशोधन 1987 है, इसके द्वारा गोवा राज्य को दमन व दीव से अलग करके भारत का 25वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया और अनुच्छेद 371 के झ में गोवा राज्य को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है और ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से संबंधित है? ऑप्शन है 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 83वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 81वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा और ये क्लास आप लोग को कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग को ये क्लास पसंद आई हो, तो इसको लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास की जो भी PDF होंगी वो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सभी को राधे राधे, थैंक यू।